स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ जो कर्मचारियों को मिलना है, ये मामला एक बार फिर उठा है। पूर्व में जयराम सरकार ने ये लाभ कर्मचारियों को दिया था, लेकिन उसके बाद ये मसला पूरी तरह से ठप हो गया था क्योंकि एक विसंगति भी इसमें आ गई थी। अधिसूचना जो जारी हुई थी उसके मुताबिक, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 3 जनवरी 2022 से पहले जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें ही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करने के बाद ये राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ क्वायरीज आना फिर से शुरू हो गई हैं, कर्मचारियों ने फिर अपनी आवाज बुलंद की है। तो बारीकी से ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं क्योंकि फाइल सचिवालय पहुंच गई है, जो कि कर्मचारियों की ओर से इसमें मसला उठाया गया है, उसी को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की बैठक भी आज सचिवालय में हुई है और बड़े इश्यूज पर इसमें उन्होंने फीडबैक ली है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कौन कौन से एजेंडास को लेकर चर्चा हुई है, विशेष तौर से कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर और एसएमसीज को लेकर भी इस बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। लोक सेवा आयोग से एक और भर्ती वापस ले ली गई है क्योंकि राज्य चयन आयोग को यह भर्ती दी जाएगी। जल्दी राज्य चयन आयोग अब फंक्शनल होने वाला है, इस तरह के संकेत आज मिले हैं। ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। कंडक्टर भर्ती पर भी इस दौरान बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 11 फरवरी तक अभी देखिए मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आसार जताए गए हैं। बारिश बर्फबारी को लेकर काफी कम आसार बने हुए हैं, ये भी मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है। हालांकि देखिए, हैरत अंगेज बात यह है कि अगर 123 सालों पर गौर करें तो तीसरी सबसे कम बारिश जनवरी माह में 2024 में हुई है। इससे पहले वर्ष 1966 में जनवरी महीने में 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 2007 में 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी और जनवरी 2024 में 6.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि 92% कम बारिश हुई है सामान्य से। तो ये आंकड़ा भी देखिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सामने आया है। ये रिकॉर्ड जब इन्होंने निकाला तो 123 सालों में तीसरी सबसे कम बारिश जनवरी 2024 में ही हुई, क्योंकि पूरी तरह से वो महीना सूखा गया है। और उससे पहले अगर 2023 की भी बात करें तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था वर्ष 2023 का, ये बिल्कुल सूखे रहे, बारिश बर्फबारी नहीं हुई, केवल इंतजार ही होता रहा। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये हम हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर अब कह सकते हैं। बारिश बर्फबारी हुई है और 11 फरवरी तक मौसम भी साफ रहेगा। किसानों बागवानों को मौका मिल पाएगा अपने बगीचों में काम करने का बारिश होने के बाद। भयंकर लैंडस्लाइड एक बार फिर हुआ है राजधानी शिमला में ही। ये देखिए, दरअसल जुनगा की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहां अश्वनी खड्ड के साथ ही एक मकान बना हुआ था, भारी लैंडस्लाइड हुआ, मकान के ऊपर ये लैंडस्लाइड हो गया, जिस वजह से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बिहार से संबंधित ये मजदूर बताए जा रहे हैं। हालांकि इस मकान में 7 के करीब लोग रह रहे थे, 5 की जान बच गई है, हल्की चोटें आई हैं और उपचार के लिए इन्हें आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जो 2 शव ढूंढ निकाले पुलिस ने मलबे के नीचे से, फिलहाल उन्हें पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भिजवा दिया गया था। इनके परिजनों को भी इस बात की सूचना बिल्कुल दे दी गई है। और एक दुखद घटना कहना चाहेंगे, सुबह 6 बजे के आसपास देखिए ये लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन यहां मौके पर पहुंचा था। राकेश इसमें एक युवक का नाम है जो 31 साल के थे और राजेश दूसरे व्यक्ति का नाम है जिनकी 40 साल की उम्र बताई जा रही है। अभी यंग ही थे और लैंडस्लाइड के चलते इन्हें अपनी जान खोनी पड़ी। प्रदेश के किन्नौर जिला में भी 2 दिन पहले देखिए एक सड़क दुर्घटना पेश आई थी। दरअसल ये नेशनल हाईवे 5 में पांगी नाला के पास गाड़ी गिर गई थी और इसमें जो चालक था, खैर वो तो उसी वक्त मिल गया था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति इस कार में मौजूद था उसका अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। ये व्यक्ति अभी तक लापता चल रहा है, जिसके बाद 1 करोड़ का इनाम इस युवक को ढूंढने के लिए इसके पिता ने रख दिया है। पिता सईदाई दुरईसामी हैं और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। चेन्नई में पूर्व मेयर के पद पर भी ये रह चुके हैं। 1 करोड़ का इनाम अब इनकी ओर से रखा गया है अगर वहां के स्थानीय लोग इनके बेटे को निकालते हैं, क्योंकि अभी तक लापता चल रहा है। सड़क दुर्घटना ये पेश आई थी, कार अनियंत्रित होकर वहां नाले में, पांगी नाले में गिर गई थी और 2 दिन पहले की ये घटना है। लेकिन अब परिजन लाजमी सी बात है चिंतित हो रहे हैं क्योंकि इनके बेटे का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। इसलिए आग्रह इन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से भी किया है कि वो इनके बेटे को ढूंढने में पुलिस प्रशासन की मदद करे और जिसे भी इनका बेटा मिलेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो ये जिला किन्नौर से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। हालांकि मूल रूप से देखा जा सकता है जो व्यक्ति लापता है वो चेन्नई का बताया जा रहा है। स्टाम्प विक्रेता कार्यकारिणी भी आज जिला कांगड़ा में एकत्रित हुई थी और राजस्व सचिव से इन्होंने ये मांग उठाई है
कि अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, आने वाले समय में ये विवश हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए, क्योंकि 50 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक इनका कमीशन 4% है। कम से कम 4% से इसे 10% बढ़ाया जाए। एक ये प्रमुखता के तौर पर इन्होंने अपनी मांग रखी है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ई स्टाम्पिंग को लेकर कही है। इनका कहना है कि ई स्टाम्पिंग का कार्य भी स्टाम्प विक्रेता को ही दिया जाए, बजाय इसके कि लोक मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक आदि को देना हो। अगर ये स्टाम्प विक्रेता को ही काम दिया जाए तो उचित कदम रहेगा और स्टाम्प विक्रेताओं के हक में भी रहने वाला है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि ई स्टाम्पिंग में कंप्यूटर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 1963 से लेकर भी यहाँ कुछ एक ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कंप्यूटर इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें छूट दी जानी चाहिए। तो कार्य मैनुअल भी रखा जाए। जरूरी नहीं है कि ई स्टैंपिंग ही हर जगह पर शुरू करनी है, कुछ एक जगहों पर कार्य मैनुअल रखा जाए, यानी कि जो स्टाम्प विक्रेता हैं इनके कंफर्ट के हिसाब से काम होना चाहिए। अगर ये मैनुअल तौर पर काम करना चाह रहे हैं तो फिर पोजीशन सिचुएशन वहां पर वैसे ही रखी जाए, और अगर ये यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये ई स्टैंपिंग करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। तो 2 से 3 मांगे इनकी ओर से रखी गई है और कमीशन बढ़ाने की बात भी इन्होंने की है। राजस्व सचिव से इन्होंने कुछ एक मांगे रखी है, क्योंकि इनका कहना है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना इन्हें मुश्किल हो रहा है। वेतन भी इनकी इतनी ज्यादा नहीं है और अगर यहाँ कमीशन इनकी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है तो इनके लिए और अच्छा हो सकेगा। सोलन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दावा यह किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इन्हें वार्ता के लिए बुला दिया है। डॉक्टर्स का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। जून में मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन ये दिया था कि एनपीए बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन बहाल जब नहीं हुआ, इतने महीने गुजरने के बाद भी, तो फिर अब डॉक्टर्स की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काले बिल्ले लगाकर ये विरोध जता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी अस्पतालों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब सोलन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इनकी गुहार सुन ली है और 11 फरवरी को मिलने के लिए इन्हें अपने सरकारी आवास पर भी बुलाया है। अब जिसके बाद डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से उम्मीद ये जताई जा रही है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इनके लिए बहाल हो जाएगा। दरअसल क्योंकि वायदा सरकार ने इनसे ये किया था कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उसमें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उसके बाद कई सवाल भी इन्होंने उठाए और सवाल उठाने के बाद विरोध प्रदर्शन पर ही उतर आए। काले बिल्ले लगाकर इनकी ओर से अब विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है 11 फरवरी तक ये काले बिल्ले लगाकर ही अपनी सेवाएं देंगे और पूर्ण रूप से यदि फिर इन्हें आश्वासन दिया जाता है या फिर अब सिचुएशन कैसी रहती है मुख्यमंत्री के साथ वार्ता करने के बाद, ये देखेंगे, फिर ही अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेंगे। देखिए, पुलिस प्रमोशन भी फंस गई है और ये कुछ एक पुलिस कर्मियों की ओर से ही शिकायत की गई है। पुलिस विभाग में 2022 में कुछ एक पुलिस कर्मियों ने ट्रेनिंग की थी उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक की, और लगभग ये 100 के करीब ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनसे ट्रेनिंग करवाई गई और पदोन्नति के इंतजार में अभी तक बने हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है, पदोन्नति पद बिल्कुल खाली चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर इनकी प्रमोशंस नहीं की जा रही हैं। इस बात से ये काफी खफा चल रहे हैं। कुछ एक पुलिसकर्मियों को मौका दे दिया गया प्रमोशन का, लेकिन कुछ एक पद अभी भी खाली रह रहे हैं। तो पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे पुलिसकर्मी इनमें से रिटायर हो गए हैं, कुछ इस महीने होने वाले हैं, कुछ अगले महीने हो जाएंगे। जब इनकी प्रमोशन ही नहीं करनी थी तो ट्रेनिंग इनसे क्यों करवाई गई, ये सवाल इनकी ओर से उठाया जा रहा है। और अब एक तरह से अल्टीमेटम इन्होंने दिया है कि इनके सेवानिवृत्त होने से पहले पहले ये प्रमोशन होनी चाहिए ताकि बाद में अन्य वित्तीय लाभ भी इन्हें मिल सके। ट्रेनिंग इन्होंने की है, अपना समय ट्रेनिंग में दिया है, तो अब ये अन्याय इनके साथ क्यों किया जा रहा है, ये सवाल पुलिसकर्मियों ने पुलिस विभाग से उठाया है। अभी देखिए, पिछले 2 से 3 वर्षों से यह मसला पेंडिंग चल रहा है। 2022 में ट्रेनिंग कर ली थी, अब यहां 2024 चल रहा है और अभी तक इनकी प्रमोशंस नहीं हो पाई, और वो भी तब जब प्रमोशंस को लेकर पद खाली चल रहे हैं। ये दावा इन पुलिसकर्मियों की ओर से हो रहा है। कंडक्टर भर्ती प्रक्रिया पर भी आना चाहेंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्टर भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। जो लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था, खैर उसकी जानकारी हमने दी थी। लगभग 826 के करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास कर ली है। 360 पदों के लिए ये परीक्षा करवाई गई है और 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा थी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी पूरा शेड्यूल सामने आ चुका है। 19 फरवरी से 6 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी। इसमें 19 से 23, फिर 26 से 2 और 4 से 6, 3 चरणों में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। लोक सेवा आयोग की ओर से पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर इन्हें आना है, इस बारे में भी जानकारी दे दी गई है। देखिए इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट, कंडक्टर लाइसेंस होना इनके पास जरूरी है और हिमाचली बोनाफाइड्स सर्टिफिकेट होना इनके पास जरूरी है। बीपीएल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि अपनी अपनी कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट्स लाने के लिए भी इन्हें कहा गया है। बाकी की जानकारी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ये देख सकते हैं। लंबे समय से, क्योंकि देखिए ये इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, तो लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी सामने आ चुका है और अधिसूचना जारी हो गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन की ओर से भी मांग रखी जा रही थी कि जल्द से जल्द कंडक्टरों की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि वहां जो अभी मौजूदा समय में कंडक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अतिरिक्त कार्यभार उन पर है। तो अब ऐसे में नए कंडक्टर लगभग 360 के करीब पदों पर ये नई भर्तियां भी हो पाएंगी। देखिए बद्दी के झाड़ माजरी में एक बड़ा हादसा पेश आया है और ये एनआर अरोमा उद्योग है जहां पर भीषण आग लग गई थी। 5 लोगों की अभी तक इसमें मौत हो गई है, 29 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कुछ एक ऐसे भी अभी व्यक्ति हैं जो लापता ही चल रहे हैं, जिनके परिजन टुक टुक नजर लगाए हुए वहां बैठे हैं कि कब इनके परिजन उन्हें मिलेंगे या फिर कुछ भी पता उनका लग पाता तो बेहतर था। अब ऐसे में एक जानकारी और निकलकर सामने आई है, जो मृतकों के परिजन हैं या फिर वो लोग जो अभी घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं, आरोप उनकी ओर से ये लगाया जा रहा है कि भले ही ठेकेदार की ओर से तो इन्हें 5-5 हजार रुपए दे भी दिए गए हों, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई भी आर्थिक तौर पर मदद नहीं की है। आर्थिक तौर पर मदद करना बहुत दूर की बात है, जनवरी माह का वेतन तक इन्हें नहीं दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए गए हैं और 25-25 हजार रुपए उन लोगों को दिए गए हैं जो घायल अवस्था में है, लेकिन ये महज अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हकीकत में 1 पैसे की मदद इन्हें कंपनी की ओर से नहीं दी गई है। ये बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज है कि पहले देखिए कंपनी प्रबंधकों की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है, वायलेंस जैसी सिचुएशंस वहां पहले देखने के लिए मिली और उसके बाद फिर फायर वायलेशन भी वहां पर हुआ, लेबर वायलेशन वहां पर हो रहा था, कई तरह के वायलेशंस वहां पर हो रहे थे और फिर इस तरह क्या सिनेरियो सामने आता है कि दावा कंपनी प्रबंधकों की ओर से झूठा ये किया जा रहा है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए दे दिए हैं मृतकों के परिजनों को और जो लोग घायल हैं उन्हें 25,000 रुपए दे दिए गए हैं, जबकि ग्राउंड पर जब इस बात का हमने पता किया तो ऐसा कुछ नहीं है। परिजनों की ओर से भी यही कहा जा रहा है, घायलों की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि महज यहाँ पर र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, आर्थिक तौर पर कोई मदद नहीं की गई है और आर्थिक तौर पर तो दूर की बात है, जनवरी माह का वेतन तक इन कामगारों को अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं ऐसे कंपनी प्रबंधकों पर और हालांकि ये कुछ एक जो कंपनी संचालक भी थे, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है, क्योंकि 3 इसमें कंपनी संचालक मध्य प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं, वहीं से उन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये जानकारी सामने आई थी और आज क्योंकि केंद्रीय फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई है घटनास्थल पर और कुछ एक साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इससे पहले स्टेट फॉरेंसिक टीम गई थी साक्ष्य जुटाने के लिए, अब देखा जा सकता है कि सेंटर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार किस वजह से इतनी ज्यादा आग वहां पर लग गई थी और क्या क्या वायलेशंस वहां पर हुई हैं और आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाएं पेश ना आए, इसे लेकर भी सरकार की ओर से कोई बड़े कदम अब उठाए जा सकते हैं। हालांकि पिछले कल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा भी है कि सरकार अब ये प्रयास करेगी कि इस तरह के कदम उठाए जाए, आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं पेश ना आ सके। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार की ओर से आज एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी, उन्हें नौकरी से वंचित नहीं रखा जाएगा। पहली बात उन्होंने ये कही कि इस वक्त जितने भी कामगार अब फिर से बेरोजगार हो गए हैं या घायल अवस्था में हैं, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो नए उद्योग लगेंगे उनमें नौकरियां उन्हें दी जाएंगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कुछ एक कामगार जो ठेकेदार द्वारा लगाए गए थे दूसरे उद्योगों में नौकरी दिलाने का काम ठेकेदार ही उन्हें करने वाले हैं। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि 5 साल से ज्यादा का समय जिन कामगारों को हो गया था अपनी सेवाएं देते हुए, एक तरह से वहां परमानेंट हो गए थे, उन्हें वीआरएस दिलवाकर पैसा भी दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो श्रम अधिकारी हैं उन्हें भी साफ तौर पर निर्देश जारी हो गए हैं कि नियमों के अनुसार इन्हें मुआवजा और पैसा दिलाया जाए और नौकरी का इंतजार भी इन्हें ज्यादा ना करना पड़े, इस तरह का प्रयास अब सरकार की ओर से किया जाएगा। बहुत ही मुश्किल हालातों से क्योंकि इस वक्त ये घायल लड़ रहे हैं और उससे भी ज्यादा मुश्किल हालात वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है इस भीषण अग्निकांड के बाद।
तो नियमों के तहत पैसे दिलवाए जाएंगे, नौकरी भी दिलवाई जाएगी और उचित मुआवजा भी देने की बात यहां सरकार की ओर से हो रही है। लेकिन कंपनी प्रबंधन ने अभी तक देखिए कुछ नहीं किया है। पेपर लीक मामले पर भी बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पोस्ट कोड 970 जेई सिविल में क्योंकि एफआईआर दर्ज है और इस मामले में सुनवाई होनी थी और पूरे मामले की जो मास्टरमाइंड मानी जा रही है उमा आजाद, इनकी ओर से बेल लगाई गई थी, लेकिन बेल इन्हें नहीं मिल पाई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होने वाली है हमीरपुर कोर्ट में। दरअसल हमीरपुर कोर्ट में ये मामला लगा था और बेल यहां पर मांगी गई थी उमा आजाद की ओर से, लेकिन बेल इन्हें नहीं मिली और यहां जानकारी सामने ये आई है कि अब 8 फरवरी को दोबारा से इस मामले की सुनवाई होने वाली है। पोस्ट कोड 970 जेई सिविल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। अगर इसी पोस्ट कोड को लेकर एक और जानकारी दे तो एक चार्जशीट इसमें, क्योंकि एसआईटी टीम की ओर से पहले ही दायर कर दी गई है, विजिलेंस की ओर से, माफी चाहेंगे, विजिलेंस की ओर से इसमें पहले ही एक चार्जशीट दायर कर दी गई है, जिसमें जो 3 आरोपी थे, रवि कुमार, रंजित और मुकेश, इन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन उमा आजाद को बेल नहीं मिली। और कुछ एक युवाओं की ओर से तो यहां ये भी मांग रखी जा रही है कि कड़े से कड़ा दंड इन आरोपियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पेपर बेचने का या खरीदने का काम किया है, क्योंकि सभी का भविष्य देखिए इस बीच लटक कर रह गया है। राइडर की लड़ाई एक बार देखिए फिर से शुरू हो गई है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने के बाद राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा, इस पर विभागों से रिप्रेजेंटेशन आना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के ये 2 कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन स्वास्थ्य निदेशक को भेजी गई और स्वास्थ्य निदेशक ने यह मामला स्वास्थ्य सचिव के समक्ष उठाया है कि आखिरकार सरकार का इसमें क्या स्टैंड है। जो कर्मचारी हैं उनकी ओर से सवाल ये किया गया है कि 6 सितंबर 2022 को जो हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन जारी हुई है, क्या उसके तहत उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं। यानी कि एक तरह से इन्होंने लाभ मांगा है 6 सितंबर 2022 को जारी हुई अधिसूचना के तहत। लेकिन इसमें स्वास्थ्य निदेशक की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक तो 3 जनवरी 2000 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को ही राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा और यही पूर्व जयराम सरकार में भी देखने के लिए आया था। इस वजह से ये बड़ी विसंगति बन गई थी, लेकिन फिर भी सरकार का इसमें क्या स्टैंड है, इसलिए ये फाइल अब स्वास्थ्य निदेशक ने स्वास्थ्य सचिव के पास भिजवा दी है। अब लाजमी सी बात है, अगर 2 कर्मचारियों को ये लाभ दिया जाता है तो बाकी के कर्मचारी भी सामने आएंगे जिनकी नियुक्तियां 3 जनवरी 2022 के बाद हुई होंगी। उस वक्त भी यही लड़ाई देखने के लिए मिली थी। नोटिफिकेशन तो पूर्व जयराम सरकार में जारी कर दी गई थी, लेकिन क्लैरिटी इसमें नहीं दी गई थी और बात उस वक्त भी इतनी ही समझी जा रही थी कि महज 3 जनवरी 2022 से पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उन्हें ही राइडर के तहत हायर ग्रेड पे का लाभ मिलेगा, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो कि कर्मचारी अपना पूरा कर लेंगे। तो एक बार फिर ये सवाल उठा है और 2 कर्मचारियों की ओर से इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है। अब सरकार इस पर अपना क्या स्टैंड रखती है, वर्तमान सरकार का इस पे क्या कुछ कहना रहेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। देखिए एक और अपडेट, हालांकि ये इस बारे में पहले भी हमने आपके साथ जानकारी साझा की थी। जो महिला कुक कम हेल्पर हैं इन्हें मातृत्व अवकाश अब मिलेगा 180 दिन का। लंबे समय से ये मांग उठा रही थी, मिड डे मील वर्कर्स में आती हैं और ऐसे में सरकार ने पहले ही डिसीजन भी ले लिया था। हालांकि कैबिनेट में भी ये मोहर लग गई थी इस फैसले पर कि 180 दिन का मातृत्व अवकाश इन्हें मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी आज साफ तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है। एक दफा फिर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि लगभग 17,890 महिलाओं को, जो कि महिला कुक कम हेल्पर है, अब मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1962 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव इन्हें मिलने वाली है, लेकिन कंडीशन इसमें यह रखी गई है कि ऐसी माता जिसके 2 बच्चे हों या 2 से अधिक बच्चे हों उसे ये मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा। तो इस शर्त का भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ महिलाओं को बार बार बीच में छुट्टी लेने के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और दूसरी समस्या ये आती थी कि इनका वेतन भी कट जाया करता था। तो अब इस तरह की समस्याएं इनके समक्ष नहीं आएंगी। अब जब प्रेगनेंसी के दौरान ये कई तरह की मुश्किलें देखती थी तो उस वक्त इनकी ओर से बार बार ये मांग उठाई जाती थी, लेकिन अब ये देखा जा सकता है कि इन्हें भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने जा रहा है। अगली बात लोक सेवा आयोग से जुड़ी करना चाहेंगे। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग से एक और भर्ती वापस ले ली है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ये भर्ती इसलिए वापस ली गई है क्योंकि जो अभी राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है, जब वो फंक्शनल होगा तो सबसे पहले यही भर्ती राज्य चयन आयोग की ओर से करवाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि एक्सपीरियंस राज्य चयन आयोग का इस भर्ती में किस तरह का रहता है। एक्सपीरियंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम
ये नया सिस्टम अब लागू किया जा रहा है। बारीकी से हम जानकारी दे ही चुके हैं कि दीपक सानन कमेटी की ओर से क्या कुछ सजेशन दिए गए थे भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए। अब उन्हीं सजेशंस के मुताबिक यहाँ ये पहली भर्ती होने जा रही है, किस तरह की रहती है और ये फर्स्ट और न्यू एक्सपीरियंस इस भर्ती में कैसा रहेगा, जो कि काफी ज्यादा हटकर रहने वाला है अधिकारियों के लिए भी, अभ्यर्थियों के लिए भी। ये इस चीज का आकलन भी यहाँ देखिए बाद में किया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम इस भर्ती में इस्तेमाल होने वाला है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, पहले लोक सेवा आयोग को यह जिम्मा दे दिया गया था भर्ती करवाने का, लेकिन अब वापस ली जा रही है राज्य चयन आयोग, क्योंकि इस भर्ती को करवाएगा और इसी भर्ती से शुरुआत अब राज्य चयन आयोग की भी होने वाली है। ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं। हालांकि जो दूसरी भर्ती राज्य चयन आयोग को करवानी है वो तकनीकी शिक्षा विभाग की ग्रुप इंस्ट्रक्टर की परीक्षा भी करवाई जाएगी और इस मामले में भी लोक सेवा आयोग को पत्र जारी कर दिया गया है सरकार की ओर से कि इस भर्ती को वापस दिया जाए राज्य चयन आयोग को, क्योंकि ये भर्ती भी सौंपनी है। लोक सेवा आयोग ने अभी तक इसमें कोई रिप्लाई दिया नहीं है, क्योंकि पहले फुल कमीशन की बैठक में ये डिसीजन होगा, फिर लोक सेवा आयोग की ओर से कोई रिप्लाई सरकार को दिया जाएगा। देखिए एक और भर्ती है, ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप की भर्ती बताई जा रही है और इसमें जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम है बदलाव किया गया है। 2017 में ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए थे, 2024 में इसमें बदलाव किया गया है। शैक्षणिक योग्यता और कुछ एक चीजों को बदल दिया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर 23,100 रुपए अब इसमें वेतन मिलेगा। ये अधिसूचना भी आज जारी हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की बैठक पर अब आना चाहेंगे। आज समीक्षा बैठक थी सचिवालय में। हालांकि देखिए उम्मीदें तो ये लगाई जा रही थी इस बैठक से कि शिक्षा विभाग में जितने भी पेचीदा मामले चल रहे हैं उसे लेकर फीडबैक ली जाएगी, लेकिन महज 2 इश्यूज को लेकर यहां आज फीडबैक ली गई है शिक्षा मंत्री की ओर से, जिसमें एक एसएमसीज हैं और दूसरे कंप्यूटर शिक्षक हैं। अगले कल कैबिनेट सब कमेटी की क्योंकि बैठक होने वाली है, जिसमें मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी शामिल होंगे। ये 3 मंत्रियों की क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी और अध्यक्ष इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं, तो इसी पर फीडबैक ली गई है अधिकारियों से और ये भी अधिकारियों को कहा गया है कि अगले कल वो पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आए और अभी लीगल स्टेटस इन दोनों ही मामलों में क्या चल रहा है ये भी बताना होगा। एसएमसीज की ओर से मांग उठाई जा रही है पॉलिसी को लेकर और कंप्यूटर शिक्षक भी रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। कॉमन डिमांड है, इनका कहना है कि सीधे तौर पर ये विभाग के दायरे में आने चाहिए और जो सभी लाभ बाकी शिक्षकों को दिए जा रहे हैं वही इन्हें भी दिए जाए। वेतन इनका बहुत कम है, छुट्टियों को लेकर इन्हें दिक्कत रहती है और ओपीएस के दायरे में फिर ये भी आ पाएंगे। तमाम इन चीजों को लेकर देखिए इन्होंने मांग उठाई है और अब पॉलिसी को लेकर अगले कल चर्चा होने वाली है। उसके बाद पॉलिसी का प्रारूप बनना तैयार होगा, लेकिन उससे पहले अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देनी होगी। प्रेजेंटेशन में ये बताना होगा कि अभी फिलहाल मौजूदा समय में क्या स्टेटस चल रहा है। 1300 के करीब कंप्यूटर शिक्षक है, 2555 के करीब एसएमसीज हैं। अगर रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बनानी है तो फिर कैसे आसानी से बनाई जा सकती है, कितना जल्दी बनाई जा सकती है और वित्तीय भार कितना सरकार पर इसका पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं को लेकर अगले कल प्रेजेंटेशन दी जानी है, उसके बाद फैसला होगा इस पॉलिसी को लेकर भी। तो ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।